की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 15 दिसंबर को नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी है और साथ ही लोगो, एंथम और शुभंकर समेत 5 सिंबल होंगे लॉन्च। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी साझा की है। तो 15 दिसंबर को नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोगो लॉन्च किए जाएंगे, लोगो, एंथम और शुभंकर समेत 5 सिंबल लॉन्च किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी साझा की है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अब युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 15 दिसंबर को नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी है। उससे पहले पूरे तरीके से अब तैयारियां जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरीके से अंतिम चरण में तैयारियां हैं। लोगो, एंथम लॉन्च किए जाएंगे और खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये जानकारी साझा की है। तो 15 दिसंबर को लॉन्चिंग सेरेमनी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमें यह महान अवसर मिला है जो निश्चित रूप से उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लोगों के बीच जाने का मौका देगा। कई प्रतिनिधि आज देहरादून आए हैं और लगातार 4 दिनों तक यहां पर मंथन करने वाले हैं। तो वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आयुर्वेद कांग्रेस में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों से आयुर्वेद की ओर से ज्यादा जानकारी भी मिल पाएगी और साथ ही ये उनके लिए अच्छा भी रहेगा। उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा आयोजन यहां पर आयुर्वेद की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ाएगा। विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमको ये बड़ा मौका मिला है, जिससे निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में लोगों को पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलेगा। अनेक प्रतिनिधि जो आज देहरादून उत्तराखंड आए हैं और 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लंबा जिनका अनुभव है, वो सभी मिलकर एक मंथन करेंगे और उस मंथन चिंतन से एक अमृत निकलेगा और वो अमृत हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी और पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। सर, उत्तराखंड देवभूमि है और जिस तरीके से आयुर्वेद को लेकर यहाँ ऋषिकेश से लेकर तमाम जगह लोग आते हैं और अब जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो आज से शुरू हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कार्यक्रम में भी मौजूद थे, तमाम विशेषज्ञों ने भी अपनी बातें रखी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में इस 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो का होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और आप जानते हैं कि देवभूमि है, यहाँ जड़ी बूटियों का भी ये प्रदेश हम कह सकते हैं। आयुर्वेद के रूप में भी यहाँ का जिस प्रकार से इसको जनक माना जाता है उत्तराखंड को, और आज पूरे विश्व भर से लगभग 54 देशों से यहाँ विशेषज्ञ लोग, अन्य लोग यहाँ आए हैं। तो निश्चित रूप से 4 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, अन्य बहुत से लोग यहाँ उपस्थित थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद विशेष रूप से इसमें रहा है। विज्ञान भारती के माध्यम से होने वाला ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हज़ार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ये कार्यक्रम होने से जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि जो हमारी देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद,
वो दुनिया के हर कोने में जाए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से हमारे आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब एक मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य सचिवालय में शक्ति उत्तराखंड 2025 के तहत योजनाबद्ध तरीके से अब फर्म मैकेंसे के कार्यों की समीक्षा और साथ ही निगरानी बैठक की अध्यक्षता भी की है। आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। तो वहीं प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रयागराज के कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सभी तरीके की तैयारी जो है वो पूरी कर चुकी है। इस बार महाकुंभ में लगभग 46 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को भी कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया गया और साथ ही साथ उत्तराखंड वासियों से भी कुंभ में आने के लिए आमंत्रित उन्हें किया गया है। और उनका यह कहना है कि कुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है और साथ ही साथ अब राज्य सरकार महाकुंभ का सफल आयोजन करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, अपने मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रित किया है और यहाँ रहने वाले यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया। हरिद्वार के गंगा तट पर आर्य समाज की 150वीं जयंती के अवसर पर 5100 कुंडीय राष्ट्रभृत महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार और आहुति की पवित्र सुगंध से पूरा वातावरण आध्यात्मिक और दिव्य हो उठा। इस आयोजन में आर्य युवा समाज और उत्तराखंड के डीएवी स्कूलों के 5100 छात्र एवं छात्राओं ने पीले वस्त्र धारण कर आहुति दी है और इन युवाओं ने न केवल वैदिक ज्ञान का प्रचार किया बल्कि भारतीय संस्कारों और ऋषि परंपरा की महत्वता को भी सजीव किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नमामि गंगे घाट पहुंचकर इस महायज्ञ में भाग लिया और इसे भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा का प्रतीक भी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के आयोजन युवाओं को हमारी समृद्धि परंपराओं से जोड़ने और वैदिक संस्कृति को संरक्षित करने में सहायक है। तो महायज्ञ में जिलाधिकारी ने भी भाग लिया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हजारों छात्रों ने पीले वस्त्र धारण कर आहुति दी और इस दरमियान जब यज्ञ चल रहा था तो पूरा वातावरण अध्यात्म से गूंज उठा। अब ऐसे में बात अगर करें इस पूरे वातावरण की तो ये वातावरण आप देख सकते हैं गंगा तट पर
इस बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक संस्कृति और संस्कारों का अद्भुत संगम एक साथ समावेश के साथ देखने को मिला है। ये तस्वीरें जो हैं वो ललाहित कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें संस्कृति के साथ साथ महायज्ञ में आहुति डालते हुए छोटे छोटे बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं और साथ ही इसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी जाहिर तौर पर कहा जा सकता है। ऊपर से चंडी घाट की जो एक हमारी देशभक्ति की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो इससे पावन भूमि नहीं मिल सकती यज्ञ के लिए। जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई अपना कर्तव्य करो, देश हित, राष्ट्र हित और समाज का हित और फिर अपना हित। किसी भी सक्सेस के लिए आपकी तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट होनी चाहिए। आप ये देखेंगे भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लो, पर्सनल गोल्स, कम्युनिटी गोल्स, कंट्री गोल्स, वर्ल्ड गोल्स हैव टू अलाइन। और इससे बढ़िया जगह क्या उस अलाइनिंग के लिए। ऊपर हरिद्वार के बैरागी कैंप के कुंभ क्षेत्र में गंगा सफाई के नाम पर हो रहे खनन पर मातृ सदन में संतों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के बाद प्रशासन ने आनन फानन में कुंभ क्षेत्र में चल रहे खनन को बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह खनन गंगा की पवित्रता और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। संत स्वामी दयानंद का अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक खनन बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता और दोषी अधिकारियों को सजा नहीं मिलती। और स्वामी शिवानंद ने बताया कि 102 पेज की अवमानना याचिका में उत्तराखंड के औद्योगिक सचिव, हरिद्वार के जिलाधिकारी, एसडीएम, खनन अधिकारी और कानूनी सलाहकार को पक्षकार बनाया गया है। तो वहीं अब हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से संसद में खनन का मुद्दा उठाए जाने पर उन्होंने इसे गंगा प्रेम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरने की साजिश बताया है। संतों ने साफ किया है कि उनकी लड़ाई गंगा की पवित्रता की रक्षा के लिए है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गंगा को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। डॉक्टर भी आ गया उस समय में, जिस समय में क्या आरती होता है, और आरती के समय हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है, पानी तक हम लोग नहीं पीते। कोई रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है उसे ही बंद कर दिया जाता है आरती के समय में। तो हमने कहा दिया गया की बात है, हम कहेंगे नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ जिसको डॉक्टर सब जिसको जांच करता है उसी को ले जाके मार देता है। निर्माण को ले गया या हॉस्पिटल में भेज दिया, आनंद जी को ले गया, ये मनीष कुमार जो यहाँ का चिरमौर होकर बनाया है, गुप्त चुप रहता है, ये अपना नाम नहीं के आने देता है। डीएम को शर्म होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, दीपक रावत को तो नष्ट कर दिया और इसको भी खा जाएगा ये, क्योंकि माफियाओं का सरदार है मनीष कुमार। और जो हरिद्वार के ग्राम दादुपुर, गोविंदपुरम और साथ ही सलेमपुर में अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकाइयों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक गोदाम और वहां पर लगी 6 मशीनों को सीज कर दिया। जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अजयवीर सिंह और नायब तहसीलदार यूसुफ अली के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद कदम उठाया गया। गंगा विहार कॉलोनी में और सलेमपुर के कुछ एरिया में वहाँ पे लगातार ही शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक के गुल्लों को अवैध तरीके से वहाँ पे जलाते हैं और बाकी सारी चीज़ें अपने स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इससे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा 2-3 बार वहाँ इंस्पेक्शन करे गए। उनको टाइम भी दिया गया सफिशिएंट कि वो इन चीज़ों को अपना बंद कर दें, लेकिन उनके द्वारा ना बंद करने की दशा में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा कल वहाँ पे 6 मशीनों को सील करा गया। निरंतर वहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। अगर इस तरह की और मशीनें पाई जाती हैं या कोई भी इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। उसको कोई तोड़ता है, क्योंकि वो तो सरकारी आदेशों के तहत करी गई है, नियमों के अनुसार लगाई गई है। अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ वैधानिक तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। अगर जरूरत होगी तो मुकदमा करेंगे।
देहरादून अलकनंदा एनक्लेव में हुई पूर्व इंजीनियर बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों कमरा देने के बहाने आए थे। अब बुजुर्ग को अकेला देखा तो लूटने की साजिश रच डाली। बुजुर्ग के पास नकद न होने के कारण दोनों ने एटीएम का पासवर्ड जानने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने पासवर्ड नहीं दिया तो पेपर कटर से कई वार कर उसकी हत्या कर दी गई। एसएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। तो पूर्व इंजीनियर मर्डर केस का खुलासा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटीएम पिन के चक्कर में जान चली गई, क्योंकि यहां पर जब बुजुर्ग से एटीएम का पिन जानने की कोशिश की गई, पासवर्ड जानने की कोशिश की गई, तो बुजुर्ग ने पासवर्ड नहीं बताया और उसके बाद इन हमलावरों ने बुजुर्ग पर कई वार किए, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पुलिस की तरफ से इस सब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी, जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा। सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूंकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितनी भी पूछताछ थी उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है। चूंकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा, जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था अशोक गर्ग के द्वारा। साल 2024 में अल्मोड़ा जनपद में जंगल की आग से 5 वनकर्मियों और 6 मजदूरों की मौत जैसे दुखद घटनाओं से सबक लेते हुए अल्मोड़ा प्रशासन ने इस बार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए डीएम आलोक पांडे ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, वन विभाग के डीएफओ और पुलिस और साथ ही साथ विद्युत विभाग के अधिकारी, ग्रामीण और साथ ही बुद्धिजीवी शामिल इसमें हुए। तो डीएम ने सभी विभागों को वन अग्नि को लेकर सतर्क रहने और समय रहते ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जोर देकर कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभागों के बीच समन्वय बनना बेहद ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों को भी जागरूक करने और समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भी बल दिया है। आज जो जिला स्तरीय वनाग्नि नियंत्रण की जो बैठक है उसको कराई जा रही है, और इसमें एक पीपीटी कराया गया वन विभाग की तरफ से। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि ये जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं ये केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सारे विभागों को आगे आना पड़ेगा और दिल से आगे आना पड़ेगा। केवल खानापूर्ति नहीं की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो घटनाएं हुई बिनसर में भी हुआ, जिसमें हमारे लगभग कुछ लोगों की डेथ हो गई। इसके साथ साथ जो हमारे जो नागरिक हैं उनकी भी डेथ हुई अलग अलग घटनाओं में। तो इन सब से हमने सबक ली है, और इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि समस्त विभाग दिल से जुड़ें और आप सभी जुड़ें, और जो वनाग्नि है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करें और ऐसी हताहत ना हो, यही हमारी उम्मीदें हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने खानपुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर रीप के तहत अब स्थापित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया है। उन्होंने सिंघाड़ा फसल उत्पादन और साथ ही प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया और जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए और सिंघाड़ा लोडिंग अनलोडिंग के लिए समुचित व्यवस्था भी की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि खानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंघाड़ा उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। तो वहीं अब सामान्य सीजन में सिंघाड़ा 20 से 25 रुपए किलो बिकता है, जो कि मुख्य सीजन में घटकर 10 से 15 रुपए प्रति किलो रह जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट से सिंघाड़ा आटा बनाकर पैक किया जाएगा और जो 100 से 150 रुपए किलो बिकेगा। किसानों को न्यूनतम 35 रुपए प्रति किलो का रेट सुनिश्चित किया गया है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और समूह सदस्य उपस्थित रहे।
खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। और बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है, और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है। सही दाम मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने सरकुल क्षेत्र में खनन सामग्री के अवैध भंडारणों पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान क्षेत्र में संचालित 5 अवैध भंडारणों के खिलाफ संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अवैध खनन और अवैध भंडारणों की शिकायतों के चलते जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ये छापेमार कार्रवाई की गई। इस छापेमार कार्रवाई में खान निरीक्षक मनीष सिंह परिहार और सर्वेक्षक विवेक कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से सजग है, सतर्क है, और ऐसी कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो खबर है देहरादून से, जहां पर देहात क्षेत्र में मांडूवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली जा लगने से वो घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस दौरान घायल बदमाश से मोटरसाइकिल 280 व 315 बोर का देसी तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है और घायल बदमाश पर गैंगस्टर सहित 14 संगीन अपराध दर्ज किए गए। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास भीषण आग लग गई। सिलेंडर फटने से शुरू हुई इस आग में 7 मकान और 5 दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया है। तो वहीं आपको बता दें, घटना के बाद अग्निशमन दल को सूचित किया गया है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद दमकल की जो गाड़ी है घटनास्थल पर पहुंची। ऐसे स्थानीय लोग आक्रोशित है कि आखिर इतनी देर क्यों हुई, आग में पूरा सामान जल गया। कैसे है, 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फ़ोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। सब नुकसान हो गया, हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। आग का तो पता नहीं लगा कैसे है, 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फ़ोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। सब नुकसान हो गया, हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। आग का तो पता नहीं लगा कैसे है, 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फ़ोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। सब नुकसान हो गया, हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। आग का तो पता नहीं लगा कैसे है, 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फ़ोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। सब नुकसान हो गया, हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। आग का तो पता नहीं लगा, पता ही नहीं चला कैसे लगे। हम लोग सो रखे थे और अचानक से वो आग पता चला था। तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं पहुंचे, पानी नहीं उनकी टंकी में, वो भी 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। मैं कपिल नौटियाल हूँ, मैं यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और ये भंडारी ड्राई क्लीन में जो आज आग की घटना हुई है, उसमें कम से कम, क्योंकि ये शहर के सेंटर में ये जगह होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच पाई। 3 बजे के आसपास लक्ष्मी नारायण मंदिर के निकट अचानक आग लगने से जो है भारी नुकसान हुआ, जिसमें फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी काफ़ी लेट से पहुंची है। ये घटना हुई है और काफ़ी देरी से पहुंची है। सर, जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बड़कोट जो है पुराने बाजार में आग है, हमारी टीम ने त्वरित जो है कार्रवाई करके 7 नीचे गाड़ी के पास हमारे जो वाटर टेंडर है उसके पास हम लोग आए। तो हमारा जो वाटर टेंडर है उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि गाड़ी खुले आसमान के नीचे है
टेम्परेचर माइनस चल रहा है, जिस कारण जो हमारे पास जो बैकअप के लिए एक ही गाड़ी थी, जिसलिए हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो गया और हमने उस सूचना को तुरंत जो है नौगांव और पुरोला फ्लैश किया, वहाँ से गाड़ियाँ मंगाई गई, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। जो हमारी गाड़ी जो है उसमें जो है टेम्परेचर गहराई ना होने के कारण जो है खुले आसमान के नीचे है, जिससे जो है इसका। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।